हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फलक में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लाई हूँ जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो इस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। इन सभी को मैं क्या करूँगी, आपको सॉल्व करवा दूँगी और आपको याद भी करवा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एंथ्रेक्स रोग जो है ये जो है किसके कारण होता है। क्या बोलता है कि एंथ्रेक्स रोग जो है वो किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। एंथ्रेक्स रोग जो है किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। अब क्वेश्चन है कि एग्जाम में ये पूछ सकता है कि किस जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स रोग जो है वो किस जीवाणु के कारण होता है ये पूछ सकता है। तो किस जीवाणु के कारण होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। किसके कारण? बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि एंथ्रेक्स रोग जो है वो किसको प्रभावित करता है, किसको होता है। देखिए, तो ये जो है मनुष्य को और जानवरों यानी कि पशुओं को भी होता है और मनुष्य को भी होता है। ये क्या करता है? त्वचा और लंग्स को दोनों को प्रभावित कर देता है। समझ गए इस चीज़ को कि एंथ्रेक्स रोग जो है वो किस में होता है? तो पशुओं में भी होता है और मानव में भी होता है। और किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। आपको ये याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। क्वेश्चन क्या है कि 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था। समझ गए कि 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था। देखिए फ्रेंड्स, किसी चीज़ को याद करने के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो फिर वो चीज़ें क्या होती है, आसानी से याद हो जाती है और उसे भूलता भी नहीं इंसान जल्दी। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि 10% का नियम होता क्या है। तो एक पोषी स्तर से ऊर्जा का दूसरे पोषी स्तर में जाना क्या कहलाता है? 10% नियम कहलाता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाना कितना परसेंट? ऊर्जा का 10%। उस ऊर्जा का 10% जाना जो क्या कहलाता है? 10% नियम कहलाता है। इसको समझते हैं। जैसे कि ये उत्पादक है। उत्पादक में क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा हो जाएगा, है ना। उत्पादक में क्या हो जाएगा? पेड़ पौधा हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता में भी 3 होता है। कौन कौन? पहला तो हो जाएगा बकरी जो ये खाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? मानव जो इसको खाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? शेर जो इन दोनों को खाएगा, है ना। तो कहता है, एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि इसमें कितना 20,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, ठीक ना। तो अब बकरी क्या करेगी? इसको खाएगी, है ना। तो इसमें इसका 10% काटकर इसको मिलेगा, यानी कि 20,000 का 10% जो है इसको मिलेगा। तो कितना मिला इसको? 2,000। कितना मिला? 2,000। अब क्या है, ये मानव बकरी को खाएगा, इसको कितना मिलेगा? 2,000 का 10% यानी कि 200। कितना मिला? 200। अब शेर क्या करेगा? मानव को खाएगा, तो इसको इसका कितना मिलेगा? 200 का 10% यानी कि 20, है ना। तो इसी को कहते हैं 10% का नियम। समझ गए 10% का नियम क्या है? कि पेड़ पौधा है तो उसको बकरी खाएगी, उसमें से 10% क्या ऊर्जा इसको मिलेगा, फिर उसका 10% मानव को मिलेगा, फिर उसका 10% किसको मिलेगा? शेर को मिलेगा। तो इसी को कहा जाता है 10% का नियम। समझ गए होंगे। तो इस नियम को किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने दिया था। कब दिया था? तो 1942 में दिया था। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जीव भार का जो पिरामिड स्थलीय है पारिस्थितिकी तंत्र में कैसा होता है। जो जीव भार है इसका पिरामिड जो है वो स्थल पे कैसा होता है? कैसा होता है? तो सीधा। स्थल पे कैसा होगा? सीधा।
लेकिन क्वेश्चन में स्थल की जगह अगर जल या सागर या मरुस्थल कह देता है तब कैसा होगा वहां पे? उल्टा। कैसा हो जाएगा? उल्टा। देखिए इसको समझते हैं। ये क्या हो गया आपका? पिरामिड हो गया। क्या हो गया? पिरामिड हो गया। इसको 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया आपके स्थल के लिए सीधा, है ना। और ये पिरामिड जो हो गया ये कैसा हो गया? उल्टा। ये आपका सागर या मरुस्थल के लिए हो गया। समझ गए? इसको भी डिवाइड कर देते हैं। अब आता है स्थल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? पेड़ पौधा। तो इसको रखेंगे नीचे उत्पादक को। इसमें क्या आ जाएगा? पेड़ हो जाएगा, पौधा हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है? उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता, जिसमें क्या हो जाएगा? बकरी आ जाएगा पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? आदमी आ जाएगा यानी कि मानव। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? शेर आ जाएगा, है ना। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा? अपघटक। क्या हो जाएगा? अपघटक, जिसमें गिद्ध वगैरह हो जाएगा। तो यही हो गया पिरामिड, स्थल का पिरामिड हो गया। अब ये जल में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा। यहाँ पे हो जाएगा उत्पाद, यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपभोक्ता, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपघटक। समझिए इस चीज को कि स्थल पे कैसा हुआ और सागर में कैसा हुआ। स्थल में ये सीधा था और सागर में जाके कैसा हो गया? उल्टा हो गया। क्योंकि देखते होंगे मरुस्थल पे में जो होता है पेड़ पौधा बहुत कम पाया जाता है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये चीजें याद हो गई होगी और क्लियर भी हो गई होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्त स्त्राव कहा है? किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। धन का निष्कासन क्या है? जब अंग्रेज लोग यहाँ पे रहते थे तो क्या करते थे? भारत से बहुत सारा धन जो है अपने देश ले जाते थे, चाहे वो छल कपट से ले जाएं, चाहे व्यापार करके ले जाएं, किसी तरीके से वो ले जाते थे। इसी को कहा जाता था धन का निष्कासन। तो इसी को रक्त स्त्राव कहा है। किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि कार्ल मार्क्स जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के थे? जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, वो ये कि दास कैपिटल की रचना दास कैपिटल की रचना जो है किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। ठीक है, तो इससे आपके कितने सारे प्रश्न बन गए फ्रेंड्स। देखिए, भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्त स्त्राव कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। कहाँ के रहने वाले थे कार्ल मार्क्स? तो जर्मनी के रहने वाले थे। दास कैपिटल की रचना किसने की है? तो कार्ल मार्क्स ने की है। ये आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। ठीक है, इसको आप इसका डेट याद रखेंगे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि नर बलि प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो किसे जाता है? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि नर बलि प्रथा किस जनजाति में चलती थी? तो किसमें चलती थी? खोंड में। खोंड एक जनजाति थी, उसमें ये प्रथा चलती थी। ठीक है, तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिए हार्डिंग ने एक अधिकारी को नियुक्त किया था। क्या नाम था उनका? कैंपबेल। किसे नियुक्त किया था? कैंपबेल को। तो क्वेश्चन आपका पूछता है, ये भी पूछ सकता है कि किस जनजाति में प्रचलित थी? तो खोंड में। ठीक है, और इसे किसने गवर्नर जनरल ने समाप्त किया है? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। किसे नियुक्त किया था इसके लिए? तो कैंपबेल को। तो इससे भी आपका इतने सारे प्रश्न जो है बन गए। इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि एंथ्रेक्स रोग जो है वो किस जीवाणु के कारण होता है? तो बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो रेमंड लिंडमैन ने दिया था। जीव भार का जो पिरामिड स्थलीय परिस्थिति के तंत्र में कैसा होता है? सीधा होता है। सागर में कैसा होता है? उल्टा होता है।
भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। नरबली प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? कब प्रारंभ की गई थी? 2006 में। अपडेट याद रखेंगे। अब इसको समझाते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए फ्रेंड्स, गिद्ध के बचाव के लिए इस परियोजना को बनाया गया क्योंकि भारत में लगभग 9 प्रकार की प्रजातियां हैं जो गिद्ध की पाई जाती हैं। गिद्ध की कितनी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं? तो लगभग 9 प्रकार की प्रजातियां। धीरे धीरे ये प्रजातियां क्या हो रही थी? विलुप्त हो रही थी, यानी कि विलुप्ति के कगार पे थी। इसीलिए इस परियोजना को बनाया गया। तो गिद्ध समाप्त हो रहे थे वो किस वजह से हो रहे थे? एक दवा आती थी। कौन सी दवा? डाइक्लोफेनेक। इसमें क्या होता है था कि ये दवा किसके लिए थी? पशुओं के लिए थी। फीवर की वजह से या फिर ज़्यादा दर्द हो उसको कम करने के लिए या ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये दवा दी जाती थी, या फिर बहुत ज़्यादा सूजन हो जाने पर इस दवा को दिया जाता था। ठीक है, लेकिन ये दवा कहते हैं ना कि हर दवा कुछ साइड इफेक्ट भी देती है, तो इस दवा में वही बात थी। इसका साइड इफेक्ट था, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट था। इससे क्या होता था, जब पशुओं को ये दवा दी जाती थी तो ये पशु की बॉडी में जाकर जमा हो जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें क्या होता था? हार्ट अटैक हो गया, किडनी फेल हो गया, इस तरह उनकी मृत्यु हो जाती थी, वो डेथ कर जाते थे। अब क्या हुआ, जब उसकी मृत्यु हो गई इस दवा से, तो क्या किया जाता है? जानवर मर जाता है तो उसको डंप कर दिया जाता है खुली जगह पे। अब जो अपघटक है आपका गिद्ध है ना, वो अपघटक में आता है, वो क्या करता था? उसके मांस को आगे खाता। तो अब उसकी बॉडी से क्या हो जाता था? ये गिद्ध में चला जाता था, गिद्ध में चला जाता। अब गिद्ध में 1% भी अगर पहुंच गया तो इससे क्या होती थी? गिद्ध की मृत्यु हो जाती थी, यानी कि गिद्ध मर जाता था। तो इसीलिए इस दवा को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। कब बंद किया गया? 2008 में। समझ गए कि इस दवा का क्यों समाप्त किया गया? क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे गिद्ध मर रहे थे। पशु के लिए तो नुकसानदेह था ही, गिद्ध के लिए भी था, तो इसलिए इस दवा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 2008 में इसको बंद कर दिया गया। और गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष लाया गया? तो 2006 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान की सेना हश्म ए कल्ब कहलाती थी? तो किसकी कहलाती थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की सेना क्या कहलाती थी? हश्म ए कल्ब। अब इल्तुतमिश से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पहला तो ये कि ये किस वंश का था? तो किस वंश का था? गुलाम वंश। दूसरा कब से कब तक था? 1210 से 1236। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? तो इसे। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इसे। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि कुतुब मीनार के निर्माण में इल्तुतमिश का योगदान था या नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, कुतुब मीनार को बनाने का जो है आरंभ किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किस किस का योगदान था? तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का तो था ही क्योंकि उसने आरंभ करवाया था, इसका भी था क्योंकि इसने समाप्त करवाया था, लेकिन इसमें एक और का योगदान था। वो कौन था? FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक। उसके टाइम पे क्या हुआ था? चौथी मंजिल जो है वो बर्बाद हो गया था, तो इसीलिए उसने क्या किया? चौथी और पांचवी मंजिल दोनों को बनाया। तो इससे एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको भी याद रख लेंगे। एक क्वेश्चन और है कि इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इसी ने स्टार्ट किया था। इससे कितने सारे प्रश्न हो गए और ये सारे प्रश्नों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का था, 1210 से 1236 तक था। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता था। इसने इक्तदारी प्रथा चालू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण इसने ही कंप्लीट करवाया था। अब आता है 7 हो गया, 8 हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 9। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? ठीक है, तो कौन सी उत्तरदायी है? कृष्ण वीवर। तारों को नष्ट करने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो कृष्ण वीवर। ये आकाशीय पिंड है, ये जो है किसी भी विकिरण को बाहर आने नहीं देता है।
ठीक है। और इस सिद्धांत का इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। क्वेश्चन आपका ये भी पूछा है और ये भी पूछा है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि किस कारण से कोई भी विकिरण जो है कृष्ण विवर से बाहर नहीं आती है? तो किस कारण से? उच्च घनत्व के कारण। उच्च घनत्व के कारण कोई भी विकिरण जो है इसके बाहर नहीं आती है। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेदांत की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 6। वेदांत की संख्या कितनी है? 6। आप इनको याद कर लेंगे, सारे वेदांत को याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, पूछ सकता भी है। तो आप सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे? क्लियर कर लेंगे, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो आपको। देखिए फ्रेंड्स, याद कर लेंगे। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? शिक्षा। दूसरा हो जाएगा कल्प। तीसरा हो जाएगा व्याकरण। चौथा हो जाएगा छंद। पांचवा हो जाएगा ज्योतिष। और छठा हो जाएगा निरुक्त। ठीक है, तो ये 6 आप याद कर लेंगे। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त, ये 6 वेदांग थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेद की संख्या कितनी है? वेद और वेदांग कंफ्यूज नहीं होंगे। वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। और वेद कितने हैं? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन ये भी आता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के किस तट पे? उत्तर पूर्वी तट पे। क्वेश्चन डिफिकल्ट करने के लिए तट पूछ देता है कि किस तट पे है, तो उत्तर पूर्वी तट पे। एक चीज और जान ली फ्रेंड, इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। क्वेश्चन है कि पानी का बगीचा किसे कहा जाता है? तो ग्रेट बैरियर रीफ को कहा जाता है। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो कौन सी है? हेक्सोन। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? हेक्सोन। अगर डीएनए पूछा है तो आरएनए भी पूछ सकता है, तो आरएनए को देख लेंगे। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो पेंटोस। कौन सी शर्करा पाई जाती है आरएनए में? पेंटोस। राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और ये हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या पाया जाता है? पेंटोस। अब इसको याद करने का ट्रिक बता देते हैं, क्योंकि डीएनए और आरएनए में कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि कौन सा किस में पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हेक्सोन H से स्टार्ट होता है और पेंटोस किससे स्टार्ट होता है? P से। तो DEFGH, यानी कि D के निकट कौन पड़ता है? H, इसलिए हेक्सोन हो जाएगा। R के निकट कौन पड़ता है? P, यानी कि पेंटोस। तो आरएनए के लिए क्या होना जाएगा? पेंटोस। डीएनए के लिए हेक्सोन और आरएनए के लिए पेंटोस। एक बार इसको हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। गिन संरक्षण परियोजना जो है वो कब आया था? 2006 में। किस सुल्तान की सेना हर्ष में कल्प कहलाती थी? तो इल्तुतमिश। तारों को नष्ट होने के लिए कौन से आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो कृष्ण वीवर। वेदांत की संख्या कितनी है? तो 6। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो हेक्सोन। देखिए फ्रेंड्स, कहने के लिए तो ये 12 ही क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो गए और एक्स्ट्रा भी सॉल्व हो गए, है ना। जितने तरह के प्रश्न बन सकते थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये सारी चीज़ें याद भी हो गई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।